कर पाए, इसकी परख यहां पर विपक्ष करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है राहुल कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है और किस तरह से हमारी टीम मुस्तैद है, इसके लिए हमारे साथ अब तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े। दिल्ली से हमारे साथ कुमार पुष्कर और लखनऊ से संजय सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। कुमार पुष्कर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे बिहार की जो आज स्थिति है, जो यहां पर इंतजार है जनता का, वो पूरा होने जा रहा है। आज बिहार का परिणाम देश की सियासत में भी बड़ा संदेश देने जा रहा है, सबकी नजर है। क्या माहौल आप देख रहे हैं? आप तो पे कह रहे थे कि 19 घंटे तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मेहनत की है, तमाम रैलियां की हैं, 19 रैलियां, सबसे ज्यादा लालू यादव को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एक विधानसभा में 17 रैलियां लालू यादव कभी किया करते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बयान आया था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और एक 31 साल का नौजवान और एक 69 साल का बूढ़ा कैसे फेस कर पाएगा, और साफ तौर पे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान साबित हो सकता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये मेरा अंतिम चुनाव है। कई बार उन्होंने लास्ट में साफ तौर पे कहा, पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप मुझे वोट दे या न दे, उससे कुछ मतलब नहीं होता। बिल्कुल पुष्कर, चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में बहुत कुछ हो चुका है। आज परिणाम की बारी है। हमारी भी तैयारी है, पार्टियों की भी तैयारी है, प्रशासन की भी तैयारी है। ये परिणाम क्या संदेश देंगे? तेजस्वी का उदय होगा या फिर नीतीश के निश्चय एक बार फिर बिहार की आवाम पर सर चढ़कर बोलेंगे, अनुभव की तूती बोलेगी, या फिर तेजस्वी का तेज? देखिए शैलेंद्र, 9 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 38 विधानसभा में 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 8 बजे से मतदान शुरू हो जाए और मतगणना शुरू हो जाएगी और 9:30 बजे रुझान आने शुरू है। इस बार शैलेंद्र जरूर लेट होगा अंतिम नतीजों में, 3 से 4 बजे के बाद अंतिम फैसले आ सकते हैं, चूंकि जो साफ तौर पर यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था कि हर विधानसभा से 5-5 जो बूथ है वहां से बिल्कुल बहुत तब्दीलियां की गई हैं राहुल इस बार, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहले से चुनाव थे जो हो रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग के सामने भी तमाम चुनौतियां थी, तमाम प्रोटोकॉल्स रखे गए थे। पहले 14 टेबल लगती थी, इस बार 7 ही टेबल लगने का गाइडलाइंस दिया गया है। लेकिन बिहार की 38 जिलों में जब 55 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही, तो यूपी में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। राहुल, क्या कुछ सरगर्मियां हैं और किस तरह के परिणाम होंगे? संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बिल्कुल संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 7 विधान सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, ये प्रदेश सरकार के लिए कितना मायने रखता है और विपक्ष के लिए क्या मायने रखता है? बिल्कुल राहुल जी, आज बहुत बड़ा दिन है अपने आप में, चूंकि मंगल है और किसका किसका मंगल होगा ये देखने वाली बात होगी। और भारत समाचार लगातार इस पर जो है पूरी सटीक निगाह बनाए हुए है। अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत अहम बड़ा दिन है, क्योंकि जिस प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में यूपी गवर्नमेंट आई थी, उन 7 सीटों में 6 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में थी और वहां पर 2 उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो एक पश्चिम और घाटमपुर, वो उनके कैबिनेट मंत्रियों की सीटें थी जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से उनकी मौत हुई। तो वो सीटें जीतना ये बहुत बड़ा अहम है। अगर ये सेमीफाइनल के तौर पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष ने इसमें जरा सा भी जीत का स्वाद चख लिया तो वो 20-22 की भूमिका को पूरी तरीके से बनाना शुरू कर देगा। और बिहार के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, अगर जिस तरीके से वहां के नतीजे इन प्रैक्टिकल के तौर पर जो अभी तक चल रहा था, अगर वो आते हैं तो फिर एक बार बदलाव की जो बयार है वो यहां पर विपक्ष बहाएगा। तो उसको लेकर के आज यूपी के जो उपचुनाव है वो बेहद ही अहम है। और परिणाम किसके पास, हालांकि अभी तक जो रुझान मिल रहा है वो ये है कि सपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी खाते में 4 सीटें रह सकती है और 1 सीट जो है वो बीएसपी के खाते में जा सकती है और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बिल्कुल संजय, यहां पर आपको रोकेंगे, दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि आज परिणाम की बारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर हवन पूजन भी हो रहा है आरजेडी की जीत को लेकर, क्योंकि इस बार बड़े बदलाव की बयार भी देखी जा रही। कुमार पुष्कर दिल्ली से लगातार
लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कल, खास बात यह है, अगर बिहार के परिणामों को देखें तो महिलाओं का प्रतिशत जो था वो 59.7 था, जबकि पुरुष मतदाताओं ने 54.7 पुरुष मतदाताओं ने इस बार चुनाव में हिस्सा लिया है। महिलाएं घर से ज्यादा बाहर निकली हैं, बदलाव की बयार की आहट महसूस की जा रही है, जमीनी मुद्दों को परखा है तेजस्वी ने, और साथ ही नीतीश कुमार ने जो बड़ी रेखा खींची थी उसे छोटा नहीं किया है, उसके बराबर बड़ी रेखा खींची है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने साफ तौर पे सही कहा कि जो उत्तर बिहार की बात करें तो वहां महिलाओं और युवाओं का टर्नआउट बहुत ज्यादा था, और वही वोट में कितना तब्दील होगा, किस पार्टी के किस खाते में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर बिहार में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है, युवाओं का जो टर्नआउट है बहुत ज्यादा था, तो वही फैसला उन पार्टियों के लिए होगा, उनकी जीत होगी। और साफ तौर पे आपने ठीक कहा कि किसने बड़ी लकीर खींची है, नीतीश कुमार ने या तेजस्वी ने, तो ये थोड़ी देर के बाद 9:30 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन पार्टी कितने वोट पाए हैं। लेकिन साफ तौर पे महिलाओं का जो टर्नआउट, युवाओं का जो टर्नआउट था, वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। जी बिल्कुल पुष्कर, संजय भी लगातार हमारे साथ राहुल बने हुए हैं। यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने, और खास तौर पर यह है कि क्या भगवा दूर में विपक्ष आज सेंध लगा पाएगा राहुल? बिल्कुल, लेकिन संजय ने कह दिया कि जो रुझान की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो सबसे बड़े दल के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही उभर कर सामने आ रही है। तो स्वाभाविक है, जब सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही है संजय, तो इनका कॉन्फिडेंस तो हाई ही होगा। अगर साथ में ये 4 भी जीत रहे हैं, भले पहले 6 थी लेकिन 4 तो जीत रहे हैं ना, ये लोकतंत्र है, बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का ही हुआ, तो क्या फर्क पड़ा बहुत ज्यादा। आप ये जानिए कि विपक्ष जिसके खाते में कुछ नहीं था, केवल सपा की, अगर मल्हानी की सीट की बात करें तो 1 सीट सपा के खाते में थी अगर उपचुनाव में, लेकिन उपचुनाव में अगर विपक्ष के हाथों पर सबके खाते खुल रहे हैं, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, वो केवल संजीवनी का काम करेंगे विपक्ष के लिए। संजय अगर बताइए, कांग्रेस 7 सीट पाई पिछले विधानसभा चुनाव में, अगर 19 सीट बसपा पाई और 48 सीट सपा पाई, तो क्या सरकार बना लिया क्या उन्होंने? ये तो उनके लिए बस थोड़ी बहुत राहत हो गई। अगर आप बीजेपी को बीट करेंगे तब तो आपको कुछ फायदा मिलेगा 2022 के पहले। अगर बीजेपी 4 है, आप 2-1 है, तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी ना हुआ। देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं कि उपचुनाव हरदम ये कहा जाता रहा है, इतिहास गवाह है कि ये सरकार के चुनाव होते हैं, क्योंकि हर सीट पर एक नहीं दर्जनों मंत्री उतारे गए हैं, और अगर विपक्ष के खाते पे 1-1 सीट भी चली गई या 2 सीट भी आ गई, संजय तो आप बूस्टअप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप बूस्टअप कर रहे हैं विपक्ष को, और विपक्ष को बूस्टअप थोड़ा रहना भी चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीट करेंगे तो कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। अगर आप दर्जन भर मंत्री उतार दीजिए तो आपके तो प्रदेश अध्यक्ष और आपके अध्यक्ष ही नहीं गए। हालांकि हमारे साथ कुमार पुष्कल हैं। कुमार पुष्कल, बड़ा दिलचस्प मामला, जितना दिलचस्प मामला बिहार का है उतना ही दिलचस्प मामला मध्य प्रदेश का है। 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सरकार पलट भी सकती है और अपने दम पे शिवराज सत्ता में आ भी सकते हैं। बिल्कुल राहुल, साफ तौर पे आपने ठीक कहा कि अगर कांग्रेस की जीत होती है मध्य प्रदेश में, अगर 25 सीटें भी कांग्रेस जीतती है तो सरकार गिर भी सकती है शिवराज सरकार की, लेकिन उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। एग्जिट पोल साफ तौर पे बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन को एग्जिट पोल ने दिखाया है। लेकिन आज जिस तरह से 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, तो रुझान 9:30 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी खेल वही है, लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से राजनीति हुई है, और कमलनाथ की सरकार और शिवराज सरकार की कंपैरिजन जनता करे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश थोड़ा सा कांग्रेस से बढ़त हासिल। बिल्कुल पुष्कल, आप सही बात कर रहे हैं। यहाँ पर समीकरण बहुत ज्यादा बदलते तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकी नजर है। राहुल, हमारे साथ फिरोजाबाद से जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप वहां पर खड़े हैं जहां पर थोड़ी देर के बाद मतगणना शुरू होगी। टुंडला की सीट पर उपचुनाव है, तैयारियां प्रशासन कल ही कर चुका था, आप तस्वीरें आपने भेजी थी। आज का क्या माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं और समीकरण किस तरह के हैं टुंडला के? देखिए शैलेंद्र जी,
जिस तरह तैयारियां तो आप देख रहे हैं, पीछे प्रत्याशी के समर्थक, अधिकारी, ये तमाम लोग आना जाना शुरू हो गया है और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन आज जैसे अभी आप लोगों ने बताया था कि मंगल है, तो किस प्रत्याशी का मंगल होगा, किसका अमंगल, तो भगवान हनुमान जी को मनाने के लिए सारे प्रत्याशी पास के मंदिरों में सजदा कर रहे हैं। जितेंद्र, हम चाहेंगे कि आप जो सियासी सुबह है आज की, उसका जरा नजारा भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि मतगणना स्थल पर किस तरह की चहल पहल है। परिणाम की उत्सुकता हर किसी के मन में है, प्रशासन की तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन माहौल क्या है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत ये चुनाव हो रहे हैं, मतगणना में भी उनका पालन करना है, तो किस बदलाव के साथ इस बार मतगणना हो रही है, हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरा मैन पर्सन सहयोगी राहुल से कहूंगा वो कैमरा जरा मूव करेंगे पब्लिक की तरफ और ये नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या नज़ारा है। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार को बैरिकेड किया गया है। बैरिकेड के माध्यम से जिस तरह देख रहे हैं सारे प्रत्याशी यहाँ प्रवेश, प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता, यानी कि यहाँ से प्रत्याशी और उनके एजेंट प्रवेश करेंगे। दूसरा गेट जो अधिकारियों के लिए सघन तलाशी ली जा रही है, LIU के अधिकारी है, थाना कोतवाल है, कई जो पुलिस अधिकारी और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि सुरक्षा में सेंध की बात आई थी, अननोन व्यक्ति एंटर हो गए थे। इन सब चीजों को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था LIU की टीम है और थाना यहाँ के इंचार्ज हैं, उनकी पूरी टीम है, SSB की टीम है, SOG की टीम है, यानी कि प्रत्येक व्यवस्था को, प्रत्येक व्यक्ति को सघन तलाशी के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। और ये मेरे सामने का नजारा है, मैं दिखाऊंगा एक चीज और, चूंकि माहौल बहुत बनाते हैं नेताजी लोग, बहुत माहौल बनाते हैं, तो जरा ये आप बता दीजिए कि अंदर जहां काउंटिंग हो रही है वहां प्रत्याशी के साथ एजेंट भी रहेगा, एक प्रत्याशी के साथ कितने एजेंट रह सकते हैं, ये सारी जानकारी दीजिए, चूंकि नेता जब हारने लगते हैं तो माहौल बहुत बनाने लगते हैं। चलिए, लगता है जितेंद्र से हमारा यहाँ पर संपर्क टूट गया है राहुल, लेकिन खास बात यह है कि आज 7 सीटों पर जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे वो विपक्ष के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा, सरकार के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। हालांकि विधानसभा में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा राहुल, लेकिन फिर भी जिस तरह से मोमेंटम चेंज हुआ है, जिस तरह से बात हो रही कि 2022 को लेकर सरकार और विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, सरकार के कामकाजों को जनता ने किस तरह से लिया और विपक्ष कितना माहौल बदल पाए, इसकी परख आज होगी 7 सीटों से। देखिए शैलेंद्र, जैसा कि संजय भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, जब तक कैराना, फूलपुर और गोरखपुर जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे विपक्ष वैसा उलटफेर नहीं करता है तब तो ठीक है। अगर इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 या 6 या 4 जीतती है और बाकी विपक्ष एक सीट पर जीतते हैं तो बहुत माहौल बदलने वाला नहीं। आप भी इसी देश में रहते हैं, अगर लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए, बहुमत के लिहाज से देखा जाए तो 7 में से 4 सीटें सरकार बना सकती हैं। अगर 7 ही सीट हो तो 4 बना सकती है, ऐसा माहौल क्लियर दिख रहा है। मैंने फिर कहा, कैराना, गोरखपुर और फूलपुर जैसा कोई उलटफेर विपक्ष करती है तब तो ये बढ़त ले पाएंगे, वरना बढ़त बीजेपी की ही रहेगी शैलेंद्र। बिल्कुल, लेकिन सवाल आज बिहार का है, बिहार की आवाम का है, बिहार के भविष्य का है कि आखिर क्या होने जा रहा। बुलंदशहर से मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए, बुलंदशहर की सीट पर भी आज उपचुनाव के परिणाम आने हैं राहुल, मनोज हमारे साथ वहां पर बन गए। मनोज, क्या स्थिति आप देख रहे हैं, सियासी सुबह की क्या रौनक आप देख रहे हैं, वहां पे तैयारियां किस तरह की हैं, प्रशासन ने तैयारी अपनी तरफ से पूरी की है, परिणाम को लेकर किस तरह की तैयारी आप वहां देख रहे हैं? शैलेंद्र, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। ये मेन गेट है, आप देख रहे हैं पीछे जो मेन गेट पर पूरी तैयारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह अडल्ट है यहाँ, और जो प्रशासन पूरी तलाशी लेकर के कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना जाए, इस वजह से सारे लोगों की तलाशी करके अंदर भेजा जा रहा है। बात करें, आज मंगल का दिन है, किसका मंगल होना है और किसका अनमंगल होना है ये देखा जाएगा। 8 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी और 9 बजे पहला रुझान आना चालू हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितना वोट डाला गया है, और उसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। और ये गेट पर पूरी एंट्री के साथ में प्रत्याशी हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके वो अंदर जाना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, मनोज उपाध्याय, मैं राहुल बोल रहा हूं। आप ये बताइए कि प्रत्याशी के साथ एक एजेंट अंदर जा सकता है, क्या अनुमति है, इसकी जानकारी दीजिए। चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल के बाद ये काउंटिंग हो रही है तो क्या एहतियात बरता जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं।
जी पूरे सैनिटाइजर के साथ में और एक प्रत्याशी के साथ में एक ही उसका कैंडिडेट होगा। और यहाँ 21 सीट जो है वो ईवीएम मशीन के लिए लगाई गई हैं, 2 बैलेट पेपर के लिए लगाई गई हैं। हर सीट पर एक एक एजेंट होगा। 18 प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं, 18 ही एजेंट अंदर जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी शैलेंद्र प्रत्याशियों के साथ एजेंट भी रहेंगे। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे शैलेंद्र, आपने भी देखे होंगे, जब नेताजी हारने लगते हैं तो माहौल बनाने लगते हैं और बाहर माहौल खराब करते हैं। इस बार कोई जुलूस नहीं होने जा रहा है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश करने के लिए राहुल इस तरह की कवायदें होती हैं। लगातार मेगा कवरेज जारी है, हर सीट का हाल हम बताएंगे। पहले रुझान आते ही सबसे सटीक सबसे तेज परिणाम आपको बताएंगे और बताएंगे कि बिहार का सियासी हाल क्या है, एमपी के महाभारत में किसने बाजी मारी और यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव की जंग में क्या विपक्ष भगवा दुर्ग में सेंध लगा पाएगा या फिर एक बार फिर सरकार का कामकाज जनता के सर चढ़कर बोलेगा। लगातार मेगा कवरेज जारी है।